Hello students, how are you? So in the last class I discussed electric potential due to point charge. Today I am in front of you to discuss electric potential due to a dipole. What does dipole mean? That you know, dipole is nothing but an arrangement of two opposite charges of equal magnitude separated by very small distance. तो आज डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी एक पॉइंट में, जिसको हम लोग बेसिकली जनरल पॉइंट बोलते हैं, और इस जनरल पॉइंट में कैलकुलेशन करेंगे. सिंस आज का टॉपिक पूरी मैथमेटिकल है, ये एक डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को थोड़ा मैं इजी वे से डिराइव करने का कोशिश करूंगा. होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल लाइक माय वीडियो. यदि आप लोग को ये अच्छा लगता है तो प्लीज 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 काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर माय चैनल. थैंक यू. सो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे डाइपोल अज्यूम करेंगे. ठीक है, डाइपोल. तो डाइपोल बोलने से एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये डाइपोल का मिडिल पॉइंट हो गया. ठीक है, एंड मैंने डाइपोल का जो सेपरेशन है उसको 12 लिया, और हमें पता है कि यदि इस लाइन पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट पे कैलकुलेशन करेंगे तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा जनरल पॉइंट पे. कहां पे? जनरल पॉइंट पे, एट जनरल पॉइंट. ठीक है, अब जनरल पॉइंट कहां पे होगा, तो ऑब्वियसली जनरल पॉइंट इक्वेटोरियल और एक्सिस को छोड़ के, हालांकि इक्वेटोरियल और एक्सिस भी जनरल पे ही आएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे अज्यूम कर लेता हूं ये हो गया जनरल पॉइंट. इसको मैंने नाम दे दिया P. तो P क्या है? P हम लोग का ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पे हमें पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है. इस अरेंजमेंट के चलते हम क्या मानेंगे कि P से लेके डाइपोल के बीच में जो दूरी है वो R है, और ये जो डिस्टेंस है, और हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट. P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और P और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसके बीच में मैंने एंगल ले लिया थीटा. अब क्या करेंगे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो हम करेंगे कि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे P पॉइंट पे, और पॉजिटिव चार्ज का भी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे P पॉइंट पे. दोनों का पोटेंशियल को हमें क्या करना है, दोनों का पोटेंशियल को हमें एल्जेब्रिकली जोड़ देना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा. तो मैं मान रहा हूं कि V1 जो है वो पोटेंशियल है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो सोचिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या मैंने पढ़ाया था. तो पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है या मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो होगा, चार्ज लिखना है, उसके बाद ये कांस्टेंट, फंडामेंटल कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज से P पोजीशन हम लोग लेना है. तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए. क्या हमें पता है इस डिस्टेंस का वैल्यू? आंसर है नहीं पता है. तो इसको मैंने मान लिया R1. तो यहां पे क्या करेंगे, R1, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया. अब यहां पे मैंने V2 अज्यूम किया. V2 क्या है? ये पोटेंशियल है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. कहां पे? P पॉइंट पे. तो वही बात, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, ये फैक्टर सेम रहेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे, ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. इसका वैल्यू क्या इसके बराबर है? आंसर नहीं है, तो इसको मैंने R2 ले लिया. तो ये मेरा R2 डिस्टेंस हो गया. इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया. तो सोचिए कि डाइपोल के चलते पी पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा,
तो हम मानेंगे V टोटल पोटेंशियल है। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों को एल्जेब्रिकली जोड़ेंगे, और जब दोनों को एल्जेब्रिकली जोड़ेंगे तो जब जुड़ेगा तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो V का वैल्यू आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 से 1 बाई R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसको मैंने इक्वेशन 3 ले लिया। अब हमें निकालना था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, कहां पे, पोजीशन P पे। हम देख रहे हैं कि माइनस Q का P से दूरी R1 है और Q का दूरी P से R2 है, लेकिन डाइपोल का दूरी तो यहाँ पे हमने डाला ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको आंसर R2 और R1 के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमको आंसर इन टर्म्स ऑफ R चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से R का वैल्यू कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं अज्यूम करूंगा एक बहुत ही बड़ा चीज, और वो क्या है कि मैं अज्यूम करने वाला हूं कि R जो है ना, ये R ये बहुत ही बड़ा है L से, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग क्या मानते हैं, शॉर्ट डाइपोल को मानते हैं, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल को। तो समझिए ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, किसके कंपैरिजन, R के कंपैरिजन। तो यदि ऐसा है तो सोचिए ये जो ट्रायंगल है ये बहुत ही लंबा जाएगा, है ना, और बहुत ही लंबा जाने के बाद में ये वाला जो लाइन है R1 और R जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, फिर R और R2 ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, यदि मैंने बहुत ही छोटा L का वैल्यू लिया और R का वैल्यू बहुत ही बड़ा लिया, ये क्या था, R था, और यहाँ पे ये था मान लीजिए R2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये R और R2 ऑलमोस्ट बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि मैंने L का वैल्यू बहुत ही छोटा बनाया, ठीक है। तो यही समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया था, इसका मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल्स जो बने हैं इसको नोमेनक्लेचर दूंगा, ठीक है, इसको नाम दूंगा। तो सिंस ये 12 है, हम लोग को पता है, थोड़ा मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने इसको मिटा दिया। अब मैं नेक्स्ट जो है वो क्या करने वाला हूं, मैं इस लाइन को R को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। यहां पे मैं नाम दे देता हूं, इस पोजीशन को नाम दे दिया A। यहां पे ऑलरेडी P लिखा हुआ है, ये भी O लिखा हुआ है, यहां पे मैंने N कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यदि एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमने L को तो बहुत ही छोटा माना था, L को छोटा मानने के चलते ये जो R है बहुत ही बड़ा है, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया। तो क्या मैं डिस्टेंस AP और डिस्टेंस NP को क्या मैं ऑलमोस्ट सेम मान सकता हूं, तो उसका आंसर है जी हाँ, मान सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें R1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ R, क्योंकि R नोन है, ठीक है, R नोन है, R1 अननोन था। तो यहां पे R1 इन्वॉल्व है, इसलिए R1 का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ R। क्या करेंगे, ट्रायंगल अज्यूम करेंगे AP और N को, ठीक है, AP और N को। इस ट्रायंगल में मैंने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है AP और NP क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइड AP NP से ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड AP को मैं लिख सकता हूं NO प्लस OP के बराबर, ठीक है। अब सोचिए कि AP क्या है, AP R1 है और NO का वैल्यू पता ही नहीं है, और OP जो है OP है R, ठीक है। अगेन मैंने एक ट्रायंगल अज्यूम किया, जो हमने बनाया है वो ट्रायंगल हो गया ANO, ठीक है। इस ANO ट्रायंगल में ये जो AO है, ये वाला जो साइड है जिसका वैल्यू कितना है, L है, वो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस रिप्रेजेंट कर रहा है।
सिंस मैंने ए से एन तक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो ये परपेंडिकुलर वैल्यू रिप्रेजेंट करके ये बेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं तो मुझे कॉस का जो एंगल है, कॉस थीटा, वो कितना मिलेगा? तो मुझे कॉस का एंगल मिलेगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? एनओ। हाइपोटेन्यूज कितना है? एओ। अब मुझे एनओ का वैल्यू भी मिल गया। एओ कितना था? एल था। ये बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसीलिए मुझे R1 का जो वैल्यू मिलेगा वो L cos थीटा प्लस R मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने R को कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा? 1 प्लस L बाई R cos थीटा मिला। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्यों रेसिप्रोकल कर देते हैं? क्योंकि मुझे 1 बाई R1 का वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। 1 बाई R1 हो जाएगा 1 बाई R, 1 प्लस L बाई R cos थीटा टू दी पावर -1, ठीक है। अब सिंस R बहुत ही बड़ा है इन टर्म्स ऑफ L, और इस फैक्टर को हम लोग बाइनोमियली एक्सपांड करेंगे, तो ये मिलेगा 1 बाई R 1 माइनस L बाई R cos थीटा, है ना। एक्सपैंडिंग बाइनोमियली and neglecting higher order terms, ठीक है। तो मैंने हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस केस में ये हो गया, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 ले लिया, ठीक है। ये मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो आप देखिए मैंने 1 बाई R1 का वैल्यू निकाल लिया है। अब टारगेट क्या है मेरा? R2 का वैल्यू निकालना, ठीक है। R2 का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा और परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। ये पोजीशन हो गया M, ठीक है। परपेंडिकुलर वहां पे ड्रॉप कर दिया, पोजीशन M हो गया। अब हम देख सकते हैं कि MP और R2 ऑलमोस्ट सेम। MP और R2 क्या है? ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो MP और R2 ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हमें R2 का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ R, ठीक है। R2 का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ R। तो क्या करेंगे? तो यहां पे हम क्या करेंगे कि यदि R से MO घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा? R2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? R2 को R से यदि MO घटा दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। एंड सिमिलरली जैसे यहां पे हमने cos थीटा लगाया था, वही वाला काम करेंगे इन ट्रायंगल OM। इसको नाम मैंने नहीं दिया था, तो यहां पे नाम दे देते हैं B, OMB। मैं क्या कर सकता हूं, अगेन cos थीटा निकालूंगा, और cos थीटा मुझे जो मिलेगा वो है OM बाई OB मिलेगा, ठीक है। OM बाई OB मिलेगा, ठीक है ना। तो OM का जो वैल्यू है वो मिलेगा OB cos थीटा, तो OM हो जाएगा L cos थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा L cos थीटा। एंड सिमिलरली प्रोसीड करेंगे जैसे पहले किया था, सिमिलरली प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा R2 मिलेगा R माइनस L cos थीटा। मैंने अगेन R को कॉमन ले लिया, 1 माइनस L बाई R cos थीटा बन जाता है। तो अगेन इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1 बाई R2 हो जाएगा 1 बाई R, 1 माइनस L बाई R cos थीटा टू दी पावर -1। इसको फिर बाइनोमियली एक्सपांड करेंगे और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें मिलेगा इतना, ठीक है। एक्सपांडिंग बाइनोमियली एंड नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। अब ये जो 1 बाई R2 और 1 बाई R1 का वैल्यूज है, इसमें बिठाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और मैथमेटिकल लोचा करना पड़ेगा, और यहां पे इसको मैंने इक्वेशन 5 कर दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 3 क्या मिलेगा? V का वैल्यू मिलेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/r2 था 1/r प्लस L/r cos थीटा माइनस 1/r 1 माइनस L/r cos थीटा मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, q/4πε0 हो जाएगा 1/r प्लस L/r स्क्वायर cos थीटा माइनस 1/r प्लस L/r स्क्वायर cos थीटा, जिसमें ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। q/4πε0 L/r स्क्वायर cos थीटा L/r स्क्वायर cos थीटा कितना मिला, 2L/r स्क्वायर cos थीटा मिला। उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल का जो वैल्यू मिलेगा, देखिए Q टाइम्स 2L क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइपोल मोमेंट। तो ये बना P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर। तो ये होता है एक्सप्रेशन फॉर अ डाइपोल, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस करेंगे, और ये स्पेशल केसेस क्या हैं, तो देखिए स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया केस 1, इफ थीटा इज 0 डिग्री। अब सोचिए थीटा 0 का मतलब मैं एक्सिस पे निकालना चाहता हूं, एक्सिस पे। तो एक्सिस पे निकालने के लिए जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो कितना होगा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो हो जाएगा v = p cos 0 डिग्री 4πε0 r स्क्वायर। अब cos 0 डिग्री तो 1 होता है, ये बन जाएगा p/4πε0 r स्क्वायर। केस 2 भी देख लेते हैं, इफ थीटा यदि 90 डिग्री बनता है, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो p cos 90 डिग्री बाई 4πε0 r स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना होगा 0। तो इतना ध्यान रखना है कि डाइपोल का जो पोटेंशियल वैल्यू है एक्सिस पे तो रहेगा लेकिन इक्वेटर पे नहीं रहेगा। मतलब इक्वेटर को छोड़ के किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू निकलेगा, प्रोवाइडेड हमें थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये डेरिवेशन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन माना जाता है, और ये डेरिवेशन मैंने आप लोग के सामने किया, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। इन केस कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।